हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। जैसे कि वीकली करंट अफेयर्स में हर मंथ आपके लिए लेकर आता हूँ। इस बारी हम लेकर आए हैं 1 to 6 अगस्त 2022 के करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि HAS का एग्ज़ाम जो है जो 16 अक्टूबर को आया है। हिमाचल नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है वो आपका 30 अक्टूबर को आया है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके CDS FCAT जो कि नेक्स्ट मंथ और इसी मंथ आपका FCAT भी है, इन सब के लिए ये करंट अफेयर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िएगा और इसकी PDF जो है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहली जो वीडियो है ये है कि इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज तो आप ये लेके चलिए कि कोई भी रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये है विनबैक्स एक्सरसाइज। विनबैक्स ये किसके बीच में हो रही है? इंडिया और वियतनाम के बीच में बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है ये। और ये कहाँ हुई है? चंडी मंदिर, मतलब कहाँ पे? हरियाणा में हुई है। जो चंडी मंदिर जो है हमारी आर्मी की वेस्टर्न कमांड भी है। ठीक है, आर्मी की वेस्टर्न कमांड भी है। जो बच्चे FCAT की तैयारी कर रहे हैं या फिर CDS की तैयारी कर रहे हैं, जो आर्मी की कमांड्स और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखें कि वो पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। और इसका जो थीम था वो था एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कंपनी एंड मेडिकल टीम अंडर द यूनाइटेड नेशन कॉन्टिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अब देखो, इंडिया जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो क्यों बढ़ा रहा है ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ, खासकर जो हमारी एशियान कंट्रीज़ है। बिकॉज इंडिया पहले वेस्ट पॉलिसी को लेके चलता था, बट अब इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी लेके चल रहा है, जिसमें वियतनाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया का जो है वो एक तरीके से पार्टनर बन सकता है। अभी रिसेंटली आपने इन्फॉर्मेशन सुनी भी होगी, जो हमारा तेजस जो हमारा खुद का बनाया हुआ विमान है वो हमारी जो जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल का हमारे साथ क्या बोलते हैं टाई अप किया है। तो इस तरीके से इंडिया ईस्ट पॉलिसी को इसलिए बढ़ावा दे रहा है ताकि वो चाइना को जो है वो काउंटर कर सके और इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में अपना जो इंडिया एक वजूद और दबदबा बनाना चाहता है वो बना सके। क्योंकि कल को इंडिया अपना कोस्टल एरिया को भी क्या करना चाहता है? सिक्योर करना चाहता है। जैसे अभी आपने देखोगे हेबनतोता पोर्ट पे जो कि लीज पे लिया 99 ईयर्स के लिए चाइना ने श्रीलंका से, वहाँ पे वो अपना एक शिप भेज रहा है। बट इंडिया का मीडिया कह रहा है कि वो एक स्पाई शिप है जो कि इंडिया की सैटेलाइट्स और इंडिया की लोकेशंस को स्पाई करेगा। इसी चक्कर में श्रीलंका ने उस शिप को हॉल्ट पे कर दिया, मतलब वो अभी रोक दिया गया है, क्योंकि श्रीलंका इंडिया के साथ भी या इंडिया को भी नाराज़ नहीं करना चाहेगा, इसलिए उस शिप को अभी क्या कर दिया, रोक लिया गया। तो इसलिए इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। छाबहार डे कॉन्फ्रेंस। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल जो यूनियन शिपिंग मिनिस्टर और श्रीपद नायक जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग है, इन दोनों ने ये लॉन्च किया मुंबई में। अब ये छाबहार है क्या? देखो, छाबहार एक पोर्ट है जो कि कहाँ पे है? ईरान में है। मैं आपको आगे मैप में भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया पहले क्या होता था कि इंडिया को ट्रेड अगर अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया में अगर ट्रेड करना है तो इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू क्या होता था, अपनी शिप्स को भेजना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का कोई भी अपना पर्सनल पोर्ट नहीं था जो उन्होंने खुद बनाया हो। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जब पाकिस्तान के साथ ट्रेड की अब बंद हो गया हमारा, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्वादर पोर्ट आप देख रहे हो ना, ये चाइना बना रहा है। क्योंकि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो यूँ निकलता हुआ हमारे POK से निकलता है। मैं हमारा POK इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम इंडियन मैप पे हमेशा POK अपना ही बताते हैं, और ये हमारा ही एरिया है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यहाँ से गुजर रहा है और इंडिया ने इसके खिलाफ भी बोला है काफ़ी। तो ग्वादर पोर्ट जो है वो इंडिया के लिए भी एक तरीके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंडिया से लिए ठीक नहीं है। तो इसी को काउंटर करने के लिए भी इंडिया ने ईरान में यहाँ पे छाबहार पोर्ट जो है, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया इन्होंने मिलकर ये बनाया। अब इंडिया ने 2017 में यहाँ पे इंडिया का आपने सुना होगा कांडला पोर्ट जो है हमारा एक मेजर पोर्ट है, यहाँ से इंडिया ने पहला शिपमेंट जो है वीट का यहाँ से अफगानिस्तान काबुल मतलब यहाँ पे भेजा था। ठीक है ना। तो अभी ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो थोड़े से अटपटे हुए हैं, जिससे छाबहार का पोर्ट जो है वो भी हमारा एक तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये आपको जो पोर्ट है ये कहाँ मिलेगा? ये गल्फ़ ऑफ ओमान में मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि गल्फ़ ऑफ ओमान में ये आपको मिलेगा छाबहार पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है ना। तो इस पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इसमें दी हुई है कि ये इंडिया और ईरान ने बायलैटरल एग्रीमेंट किया था 2016 में। इसमें आपको ना 2 पोर्ट्स मिलेंगे, एक शाहिद बशीती और एक शाहिद कलंतरी। ये 2 पोर्ट आपको मिलेंगे और ये गल्फ़ ऑफ ओमान में है, और इसका टोटल डिस्टेंस जो ग्वादर पोर्ट से वो 72
किलोमीटर है। और ये जो जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी तरीके से एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ। इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, तो ये कनेक्ट करता है किसको, सेंट्रल एशिया को इंडिया के साथ। तो ये एक लौता पोर्ट है जो सेंट्रल एशिया से इंडिया को जोड़ता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है वर्ल्ड मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल। सो हांगकांग की जो साइंटिस्ट है, उन्होंने यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डेवलप किया है दुनिया का मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल। देखो हाइड्रोजन को एक तरीके से फ्यूचर माना जा रहा है फ्यूल का, क्योंकि पेट्रोल और डीजल और जो अनदर फ्यूल है वो बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं। सो हाइड्रोजन जो है वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है और मेक वेज फॉर वाइडर एप्लीकेशन फॉर ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब इससे आप ये बोल सकते हैं कार्बन न्यूट्रल है, मतलब इससे ज़्यादा कार्बन नहीं निकलता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही है, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी का एक ऑप्शन है हमारे पास। सो ये क्या करता है, ये जनरेट करता है पावर बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जीरो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पार्टिकुलर मैटर होता है, कोई भी अनदर एयर पोल्यूटेंट इसमें एमिट नहीं होता। बट इनको वाइडली कमर्शलाइज इसलिए नहीं किया जा रहा है बिकॉज मतलब एनवायरमेंट बेनिफिट तो है इसमें, बट इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो पावर जनरेशन कैपेबिलिटी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोकैटलिस्ट पे करती है। तो इलेक्ट्रोकैटलिस्ट जो है वो किसके कंप्राइज होते हैं, जो कि बहुत और रेयर मेटल है, प्लैटिनम के बने होते हैं। सो इसलिए रिसर्चर ट्राई कर रहे हैं कि प्लैटिनम की जगह वो किसी और चीज़ को यूज़ करें, जैसे इनएक्सपेंसिव चीज़ें जैसे आयरन, नाइट्रोजन, कार्बन, उसको यूज़ करें। बट ये भी प्रॉब्लम अभी साइंटिस्ट को आ रही है कि वो अगर इसके साथ कर रहे हैं तो जो पावर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो ये धीरे धीरे इसके क्या करेंगे, सोल्यूशंस निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट है MIT। MIT ने अल्ट्रासाउंड एडेसिव फॉर इमेजिंग ऑर्गन्स, ये एक चिप साइज डिवाइस बनाई है, जो डिवाइस क्या कर सकती है कि आपके इनसाइड की लाइव जो है वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो दिखा सकता है कंटिन्यूसली फॉर द 48 आवर्स। एक्चुअल में क्या है कि आप अल्ट्रासाउंड जब कराते हो तो बहुत बड़ी मशीनों के साथ अल्ट्रासाउंड करवाते हो, तो ये एक चिप होगी जो एक आपके मतलब ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन जो है उनको भी देख सकती है। ये 3 to 4 इंचेस अक्रॉस 1/10 इंच थिक होगी। सो इट इज़ विल सब्सटीट्यूट टू द बल्कि जो आप अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में देखते हैं, उसके अब आप मतलब हाथ में कहीं पे भी इसको लगा के इसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो होती हैं, ब्लड वेसल, ऑर्गन्स, हार्ट, स्टोमक, इसकी इमेजेस जो हैं वो भेजती हैं। सो सम हॉस्पिटल हैव फिक्स द इक्विपमेंट टू रोबोटिक आर्म्स टू प्रोवाइड इमेजिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। सो for now the stickers are needed to be connected to the instruments. Researchers are find a way to operate them wirelessly। मतलब अभी आपको किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ इस चिप को कनेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपको इमेजरीज आती हैं। बट अभी बाद में ये क्या होगा कि चिप सिर्फ आपके हाथ में लगाई जाएगी और वो वायरलेसली आपको सारी इंफॉर्मेशन जो इमेजेस हैं, लाइव इमेजेस हैं, वो आपको मिल जाएंगी इसमें। ओके, नेक्स्ट है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसकी करेंसी पहले भी डिवेल्यूएट हो गई थी, अब दोबारा इस तरीके की सिचुएशन जो है कि करेंसी जो है अनस्टेबल हो रही है, तो इसलिए वो गोल्ड कॉइन्स जो है इन्होंने लीगल टेंडर टैकल करने, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, सारे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन इस टाइम पे है, सो इसको टैकल करने के लिए इसको एज ए लीगल टेंडर घोषित कर दिया। तो मतलब गोल्ड कॉइन्स टू बी सोल्ड टू द पब्लिक इन ए बिड टू टेम रन अवे इन्फ्लेशन। सो अनप्रेसिडेंटेड मूव जो है अभी किया उनके वहाँ के रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने। सो द कॉइन इज़ कॉल्ड मोसियोतुन्या, जिसका मतलब होता है विक्टोरिया फॉल्स, जो कि टोंगा लैंग्वेज में है। सो कॉइन विल हैव लिक्विड एसेट स्टेटस सो दैट दे कुड बी इजीली कन्वर्टेड टू कैश एंड लोकली इंटरनेशनली ट्रेडेबल। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अभी कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली गोल्ड कॉइन्स को जो है वो लीगल टेंडर घोषित कर दिया। नेक्स्ट है कारगिल वॉर। देखो कारगिल वॉर जो है उस पर हम विजय दिवस जो है वो मनाते हैं। सो जो गनर्स हैं हमारे, जो आर्टिलरीज हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हमारे इस युद्ध को जिताने में। सो ऑपरेशन विजय जो हुआ था, तो 0.510 जो कि द्रास में कारगिल में जो एक हिल है उसका नाम जो है वो गन गिल कर दिया गया। सो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ऑफ द इंडियन आर्मी, इन्होंने एक तरीके से फायर पावर से हमारे को जो एनिमी ट्रुप्स को और उनको मिटाने में जो हमारी हेल्प की है, उसके लिए ये एक तरीके से उनकी रिस्पेक्ट में इस हिल का नाम जो है वो गन हिल रखा है। सो फोर्थ इंडियन ओमान, देखिए फिर से एक मिलिट्री एक्सरसाइज आई है। ओमान जो है इसके साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज़ अल नजाह। ठीक है, अल नजाह, एक अल नगाह भी आपने सुना होगा, ये अल नजाह है। ठीक है, सो इंडियन ओमान के बीच में अल नजाह ये जो है ये राजस्थान में हुई है और फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑफ महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस। सो अल नजाह आपने बस यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट है वुमेन यूरो। देखो यूरो कप, ये काफ़ी देर बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें मिला है, काफ़ी देर से ये होना चाहिए था। तो ये अभी रिसेंटली इंग्लैंड ने जीता है, फर्स्ट टाइम इंग्लैंड ने वुमेन सॉकर टीम ने
यूरो कप जीता है जर्मनी को हरा के 2-1 से। ये विम्बली स्टेडियम जिसको एक तरीके से हाउस ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता है। सो ये स्कोर 1-1 से टाई हुआ था, बाद में टाई ब्रेकर में 110 और 109 मिनट में ये गोल इंग्लैंड की टीम में से मारा गया, तो जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो अब विनर है यूरो कप 2022 का। नेक्स्ट व्हाट इज़ नेगेटिव लीप सेकंड। देखो ये एक चीज़ अभी आई है निकल कर, जिसमें ये बोला गया कि अर्थ जो है ऑन जुलाई 29 को क्या हुआ कि प्लैनेट अर्थ जो है उसकी रोटेशन जो है वो लेस देन 24 आवर्स, मतलब उसका जो रोटेशन था वो स्पिन फास्टर था। और कितना फास्टर था, दैट इज़ 1.59 मिली सेकेंड जो है वो लेस हुआ, मतलब 24 घंटे से 1.59 मिली सेकेंड कम था। तो जिसकी वजह से ये जो यूजुअल 24 आवर का डे है वो नहीं था। तो शॉर्टेस्ट डे ऑन अर्थ उसमें रिकॉर्ड किया गया, जुलाई 19 को भी किया गया था एक बारी के लिए, सिंस 1916 2020। तो 1960 में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है ना। सो अर्थ रोटेशन वाज शॉर्टर बाय 1.47 मिली सेकेंड देन यूजुअल 24 आवर्स डे। अब इसको नेगेटिव लीप सेकेंड क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जो रोटेशन स्पीड है वो क्या होती है कि वो कम हो जाती है। तो जिससे क्या होता है कि ये फिनोमेना जो होता है हमारे अर्थ ऑर्बिट में सन के जो हम कंसिस्टेंट मेजरमेंट करते हैं, जो हमारी एटॉमिक क्लॉक्स होती है वो ऑलरेडी सेट होती है हमारी रोटेशन के साथ। सो वो कन्फ्यूज़ ना करें हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे स्मार्टफोन्स को, जो भी अनदर कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे कि खासकर हमारी जो आईटी सेक्शंस हैं वहाँ पे जो क्लॉक यूजुअली रन करती हैं वो 2359 टू 235960 तक करती हैं और रीस्टार्ट होती हैं 000 पे। बट टाइम स्किप कुड क्रैश प्रोग्राम्स कैन करप्ट द डाटा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल टाइम कीपर्स ने क्या किया है, एक नेगेटिव लीप सेकंड जो है वो ऐड किया जाता है, जिसको हम एक तरीके से ड्रॉप सेकंड भी करते हैं, ताकि जो कैलकुलेशन है वह बिल्कुल ही बराबर आए। ठीक है, तो ये नेगेटिव लीप सेकंड अगर आपको कहीं पे भी आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका यूज़ कहाँ होता है। कभी भी आपको एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कभी भी ये चीज़ नहीं पूछेगा कि आपको पूरी एक्सप्लेनेशन पूछने लग पड़ेगा। मोस्टली जो न्यूज़ में कुछ वर्ड्स होते हैं उनको खासकर पूछा जाता है कि ये वर्ड रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये कहाँ यूज़ हो रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आप उसको पेपर में कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्राफ्ट विलेज इनिशिएटिव। सो नरेंद्र मोदी सरकार काफ़ी ज़्यादा हमारा जो रूरल एरिया है, जो हमारा ट्राइबल एरिया है, उनके जो इंडिजिनियस हमारी जो टैलेंट है हमारे जो समाज का, उसको उभारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि जितनी भी हमारी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है विद हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एज ए पार्ट ऑफ लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म इनिशिएटिव। तो मतलब जो हमारी टेक्सटाइल, लोकल टेक्सटाइल है, उनको टूरिज्म के साथ इनिशिएट करके उसको जोड़ा जा रहा है, ताकि उन क्राफ्ट्स को क्या किया जा सके, ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट कर सके और उन विलेजेस की भी क्या करें, डेवलपमेंट करें। क्योंकि हमारे यहाँ पे पता क्या है, छोटे छोटे ऐसे टैलेंटेड हैं जो कि सालानों अपने खानदान चल रहा है। जैसे सपोज करो मैं कोई एक चीज़ बनाता हूँ, वो मेरे परदादा वगैरह 100 साल से बना रहे हैं, बट वो लोकल लेवल पे ही हैं, उनको ऊपर उठा के उनकी डेवलपमेंट की जा रही है। ठीक है ना। तो ये भी अभी इन्होंने 8 क्राफ्ट विलेजेस में स्टार्ट हुआ है। इसमें आपने नाम देख सकते हैं, रघुराजपुर उड़ीसा, तिरुपति आंध्र प्रदेश, वदाज गुजरात, नैनी उत्तर प्रदेश, अनिगुंडी कर्नाटका, महाबलीपुरम तमिलनाडु, तनगंज उत्तर प्रदेश एंड अमेर राजस्थान। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि ये आपसे इस तरीके की ये भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन से 8 विलेज हैं, क्योंकि 10 के नीचे अगर कोई भी डाटा है ना तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जापान, यूएस और साउथ कोरिया। देखो नॉर्थ कोरिया का जो प्रभाव है, चाइना का और नॉर्थ कोरिया का प्रभाव जो पैसिफिक ओशन में, वहाँ की जो कंट्रीज वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही हैं इस टाइम पे। नॉर्थ कोरिया बार बार टेस्ट कर रहा है, साउथ कोरिया भी ताइवान में जब यूएस की स्पीकर वहाँ पे पहुँची हैं तो ताइवान में एयर स्पेस में वो एंटर किए हैं उनके जेट्स, और दूसरा वो मिलिट्री ड्रिल्स भी कर रहे हैं। तो इस बीच में जो एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज जो अभी की है साउथ कोरिया, यूएस और जापान ने, वो इस वीक में हवाई जो यूएस का पार्ट है वहाँ पे ये, ताकि सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए नॉर्थ कोरिया की ग्रोइंग मिलिट्री थ्रेट से। ठीक है ना। सो ये पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल जो है, ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी पैसिफिक के साथ लगते हैं। ओके, मंकी पॉक्स वायरस देखो इंडिया में भी आ गया फर्स्ट टाइम, ये आपको कॉन्गो में मिला था और उसके बाद ये इंग्लैंड में अभी रिसेंटली मिला था, उसके बाद ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला है। तो अभी केरला में ये केस आया, अभी दिल्ली में भी ये केस आया, तो गवर्नमेंट इसके लिए अवेयर हो चुकी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स इसके लिए बनाई है, जिसके जो हेड हैं वो डॉक्टर वीके पॉल है, जो कि मेंबर ऑफ हेल्थ ऑफ नीति आयोग हैं। सो इन्होंने बोला कि अभी इतना ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, पर हम इस पर वर्क कर रहे हैं और इसको जितनी जल्दी ख़त्म किया जा सकता कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है औरंगाबाद। औरंगाबाद न्यूज़ में क्यों है कि एनवायरनमेंट इनसाइट्स एक्सप्लोरर डाटा फ्रॉम गूगल,
देखो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डाटा जो है वो ऑफिशियली रिलीज्ड इन औरंगाबाद ऑन वेडनेसडे अकॉर्डिंग टू द औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो याद में रखना है कि औरंगाबाद जो पहली स्मार्ट सिटी है इंडिया में जो कि डाटा कहाँ से ले रही है, गूगल्स के एनवायरमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर से डाटा मिला। अब इसमें क्या होता है कि जो सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं या जो सॉल्यूशंस हैं या हमारी जो कोई भी स्कीम है या फिर कोई भी चीज़ हम करते हैं वहाँ पे, तो उसको अच्छे तरीके से अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको इम्प्लीफाई कर सकें, इसको दिए हमारा ये जो एनवायरमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर है गूगल का, वो हमें क्या करता है, हेल्प करता है, हमें डाटा देता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों पे वर्क करना है, किन को इम्प्रूव करना है, ये ताकि आप स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि हर चीज़ वहाँ पे सस्टेनेबल तौर पे होगी। अगर बिजली यहाँ पैदा हो रही है तो वहाँ पे हम सोलर प्लांट्स लगाएंगे ताकि बिजली हो, हम ऐसी चीज़ फ्यूल्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन कम हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को बचा सकें। ये सब चीज़ें के साथ ही हमारी सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी बनेगी। नेक्स्ट है अगस्त 1। आप सभी को याद होगा कि गवर्नमेंट ने 2019 में अगस्त 1 में क्या इंप्लीमेंट किया था, ट्रिपल तलाक लॉ इंप्लीमेंट किया था। तो इसी अगस्त 1 को हम क्या करते हैं, मुस्लिम वुमेंस राइट्स डे भी एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ट्रिपल तलाक आप सभी को पता है क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो गवर्नमेंट ने अभी कर दिया हुआ है कि जिसमें इंडियन मुस्लिम हस्बैंड जो होते थे वो वाइफ्स को सिर्फ 3 बारी तलाक बोल के क्या करते थे, मतलब तलाक दे देते थे, उनको डाइवोर्स देते थे। बट अब गवर्नमेंट ने बोला कि ना वो रिटर्न मेथड, ना वॉइस मेथड, ना किसी भी तरीके से ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया, एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया जिसमें आपको 3 साल की सज़ा और आपको और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इस लॉ हैज़ रिड्यूस द ट्रिपल तलाक केसेस बाई 80% सिंस 2019। तो मतलब उसके बाद से 80% जो है वो केसेस जो है वो कम भी हुआ, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो समाज में हुआ है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, मुस्लिम वुमेन राइट डे कब है और कब से ये एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है अयमन अल ज़वाहिरी। देखिए ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा का लीडर था। अभी रिसेंटली यूएस ने यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक करके इसको अफ़गानिस्तान में मतलब एक तरीके से मार दिया है। सो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको जब जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो यूनाइटेड स्टेट है उसने अयमन अल ज़वाहिरी जो कि अलकायदा का लीडर है उसको मार दिया, जो कि 9/11 अटैक्स जो हुए थे अमेरिका के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में इसकी भी बात थी। मतलब ओसामा बिन लादेन के बाद ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था जो बचा हुआ था। ठीक है, तो इट्स ए वेरी बिग अचीवमेंट बाय द अमेरिकन एंड बाय द वर्ल्ड। इंडिया टू पार्टिसिपेट कॉम्बैट एक्सरसाइज ड्रिल पिच ब्लैक। तो ये पिच ब्लैक जो है ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, ये कि 2 देशों के बीच में नहीं है, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज। ये आप नाम देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी कंट्रीज जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है वो 17 नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ने कहा है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मिग 21 जो है बाइजोन, इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। अभी रिसेंटली बारमेड़ में 2 ऑफिसर्स जो थे, एक यंग ऑफिसर्स थे और एक जो हैं वो विंग कमांडर थे। तो इन दोनों को जो क्रैश की वजह से जो मार्टिर हुए हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी अब इसके ऊपर रिएक्शन आने लगा है। तो इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि वो 2025 तक जो मिग 21 का जो रशियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसको क्या कर दिया गया करेगा, बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे क्या किया जाएगा, नए जो हमारे जेट्स हैं उनको इसकी जगह पे लाया जाएगा। तो देखिए इंडिया के पास क्या है कि अभी तक ये क्वेश्चन उठ के आता था कि मिग 21 क्यों रख रहे हैं, जब उनको पता है कि इसको फ्लाइंग कॉफिन का भी नाम दिया गया है, वीडो कॉफिन का भी नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेडली, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको पहले से ही बंद कर दिया गया, बट इंडिया इसको एडवांस वर्जन करके बार बार इसको यूज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज इंडिया का अगर इसको निकालता है तो इंडिया के पास जो स्क्वाड्रन है या जेट्स हैं उसकी कमी हो जाती है, तो उनको पूरा रखने के लिए इंडिया को इसको रखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो जब डॉग फाइट हुई थी, जब इंडिया ने अटैक किया था, क्या बोलते हैं, बालाकोट स्ट्राइक की थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया था। तो F-16 हमारे जो M बाइजोन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस फाइटर जेट का नाम क्या था जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, फिर उसके बाद उनको रिलीज़ करना पड़ा। उन्होंने मिग 21 बाइजोन से ही F-16 जो कि सबसे एडवांस्ड जो उस टाइम का एयरक्राफ्ट था उसको गिराया था। हालांकि खुद का भी शॉट हुआ था बट उन्होंने उसको भी गिराया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिग 21 क्या है, ये किससे लिया है हमने, और 2025 तक गवर्नमेंट क्या कर देगी, इसको क्या बोल देगी, फेज़ आउट कर देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी ये डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है
कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हो रही हैं, इसकी मैं सेपरेट आपको लिस्ट बना के दूंगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया बिकॉज ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट था कि इंडिया ने एक तरीके से लॉन बॉल्स में वुमेंस के 4 टीम ने हिस्ट्री क्रिएट किया और गोल्ड मेडल लिया है। ठीक है, ये 4 हैं रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, पिंकी एंड नयमनी सैकिया। इन्होंने 2018 में सिल्वर मेडल लिया था साउथ अफ्रीका में, आफ्टर बीटिंग 2018 सिल्वर मेडल, सॉरी 2018 में सिल्वर मेडल जो साउथ अफ्रीका ने, तो उसको बीट किया इन्होंने 17-10 से विक्ट्री लिए। तो ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था, इसलिए मैंने इसमें बताया। बाकी आपको पता अभी तक 12, जिस पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 12 मेडल्स इंडिया के पास गोल्ड आ चुके हैं। तो रेसलिंग में इंडिया काफ़ी अच्छा मतलब एक तरीके परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी इंडिया का हॉकी फाइनल में मेंस पहुंच चुके हैं, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। तो अभी गोल्ड की हमारे को उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है और इस गेम का भी नाम याद रखना है आपने। तो जो गोल्ड मेडल इनको तो आपने ध्यान में रखना है, और जो वेट लिफ्टर्स हैं जो कुश्ती लड़ रहे हैं उनकी वेट कैटेगरी, और जो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं उनकी भी वेट कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जियो गेटिंग रेडी। देखो अभी इंडिया ने 5G स्पेक्ट्रम की जो है वो ऑक्शन की थी, जिसमें रिलायंस जियो जो है उन्होंने काफ़ी ऑन किया है, जो हाईएस्ट बिडर रहे हैं 5G स्पेक्ट्रम के। सो देश में अभी आपको जियो मिलेगा 5G का, और सबसे सस्ते तौर पे मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सो अडानी ग्रुप ने भी परचेज़ किया स्पेक्ट्रम 26 गीगाहर्ट्ज़ का, बट विच इज़ नॉट फॉर द पब्लिक नेटवर्क। उन्होंने लोकल नेटवर्क के लिए किया, पब्लिक नेटवर्क के लिए उन्होंने परचेज़ नहीं किया। कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप भी है वो भी अब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। बट जियो जो है वो सेवरल जितने भी बैंड्स हैं वो सारे जियो ने लिए हैं। तो 5G जो है वो अब इंडिया में आएगा। नेक्स्ट है एमपी टू गेट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। देखो सोलर प्लांट जो होता है वो फ्लोटिंग सोलर प्लांट, मतलब आप जैसे सपोज करो कोई लेक है, कोई डैम है, कोई रिजर्वायर है, उसके ऊपर इनको इंस्टॉल किया जाता है। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और ये खंडवा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किया जाएगा। 600 मेगावाट बिजली इससे पैदा की जाएगी 2022 और 23 में। सो प्रोजेक्ट जो है वो 3000 करोड़ का है। खांडवा डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये नर्मदा रिवर के ऊपर होगा, नियर ओमकारेश्वर डैम। तो मतलब पावर प्लांट आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी रिवर पे होगा। और ये इंडिया का जो इस टाइम पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो प्रोजेक्ट तेलंगाना में जो है वो सबसे लार्जेस्ट है इंडिया का, जिसकी 100 मेगावाट जो है वो एनर्जी है प्रोड्यूस करने की। तो आप ये देखो ये 600 मेगावाट है, ये दुनिया का जो है वो सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनेगा। ओके, और इट इज़ जो अभी का जो आप देख रहे हो ये वाला जो हमारा रामागुंडम है, ये एनटीपीसी ने कमीशनड है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा चिराग स्कीम। तो हरियाणा की चिराग स्कीम जो है, हरियाणा की चिराग स्कीम जो है ये लॉन्च किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, जिसमें जो फ्री एजुकेशन है किसको दी जाएगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है। गवर्नमेंट ने 103 अमेंडमेंट एक्ट करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन करके 10% कोटा जो है वो अलग से किया था जनरल कैटेगरी के पर्सनस को। जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 10% कोटा मिलेगा एजुकेशन में भी और एडमिशन्स में भी। सो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे उनको क्या दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसकी फुल फॉर्म है चिराग की चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। सो अंडर चिराग सिस्टम क्या होगा, स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल कैन एनरोल इन प्राइवेट स्कूल इन क्लास 2nd to 12th। सो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की भी बात की गई है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स इन प्राइवेट स्कूल, सो ये 2nd to 12th जो है इसमें एनरोल की जाएंगे। हाउएवर फॉर दिस एनुअल वेरीफाइड इनकम ऑफ द पेरेंट्स शैल बी लेस देन 1.8 लाख। तो मतलब आपकी सालाना इनकम जो है, एनुअल इनकम, वो 1.8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप EWS का कोटा लेते हो तो सरकार ने इसका जो टारगेट रखा है वो 8 लाख है। ठीक है, जैसे हम हिमाचल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे 4 लाख है, और तो इसलिए इस चिराग स्कीम के लिए उन्होंने 1.8 लाख रखा है। तो मतलब बिल्कुल लोअर लेवल पे जिनकी मंथली इनकम आप ये लगा लो कि पूरी परिवार की जो है वो 8-10 हज़ार आपकी होगी, 8-10 यानी मैं ये बोलता हूँ 15 to 20,000 तक होगी, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर जनरली अगर आपने EWS को कोटा लेना है तो आपको 8 लाख तक आपकी है, और उसमें और भी कंडीशन है, आपकी लैंड की कंडीशंस हैं और भी अदर कंडीशंस हैं, आपके घर की कंडीशंस हैं, वो इसमें अलाउ होती है। ओके, नेक्स्ट है UN जनरल असेंबली डीम्ड ए हेल्दी इन्वायरमेंट ए ह्यूमन राइट। तो UN जनरल असेंबली ने अभी अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन जिसमें रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि जो राइट टू, आपको हर बंदे को राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट है, और ये एक तरीके से क्रूशियल है। और ये अलार्मिंग डिक्लाइन भी जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बिल्कुल ही डाउन जा रहा है। आप अभी भी अपने आसपास देखेंगे, अगर जो सिटी में रह रहे हैं
तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे एनवायरनमेंट जो है वो दिन ब दिन मतलब ख़राब होता जा रहा है। लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं बट पहाड़ भी वो गंदे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक गलत अलार्मिंग साइन है हमारे लिए कि हम हेल्दी एनवायरनमेंट डिमांड तो कर रहे हैं सरकार से, बट हम हेल्दी एनवायरनमेंट बना नहीं रहे हैं। देखिए आप कचरा डालते हैं, आपको पता होता है हम कचरा डाल रहे फिर भी डालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक चिप्स का पैकेट खाते हैं ना, आप जब तक वो चिप्स का पैकेट में चिप्स है ना, आप उसको अपने बैग में रखते हैं, पर जैसे ही आपको लगता है आपने चिप्स खा लिया, अब वो आपके लिए कचरा हो जाता है। ये बहुत गलत मेंटेलिटी है। आप उस चिप्स को पैकेट को रखें, आराम से रखें, जब आपको कोई डस्टबिन दिखता है आप उसमें डालें। गवर्नमेंट कई इनिशिएटिव लगाती है, पर देश को बदलना है तो आपको ही बदलना पड़ेगा। हम आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, बट हम जब हिमाचल में जाते हैं, हम हाईली एरियाज़ में जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गंद डाला होता है लोगों ने। आप हिली एरिया में जा रहे हैं, आप इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, बट ये एक आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे आप कचरा ना डालें। तो ये राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट ठीक है, गवर्नमेंट से आप डिमांड कर रहे हैं, बट आपको हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है। गवर्नमेंट हर जगह आपके घर पे नहीं आएगी, गवर्नमेंट आपके मोहल्ले में नहीं आएगी, गवर्नमेंट आपके साथ पहाड़ नहीं जड़ रही है। आपको खुद अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है। सो इंडिया ने भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, ठीक है, और डिससेटिस्फेक्शन भी दिखाई है मेथोडोलॉजी और कंटेंट में, ठीक है ना। सो UNGA रिकॉग्नाइज द राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज ए ह्यूमन राइट अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑपरेटिव पैराग्राफ 1 ऑफ द UN। बट आपने बस ये ध्यान में रखना है कि क्या नया ह्यूमन राइट है। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी नए चुने गए हैं सरकार के द्वारा। सो जो सुरेश एन पटेल व अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और ये देखो विजिलेंस का मतलब क्या है, एक तरीके से निगरानी रखनी। सो UPSC जो है टिल 1964 तक ये काम भी, UPSC जैसे सपोज करो IAS वगैरह IPS वगैरह की रिक्रूटमेंट करती थी, तो इन पे विजिलेंस भी यही बना के रखती थी। बट उसके बाद 1964 में इन्होंने क्या बनाया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट में करप्शन को क्या करता है और रोकता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से जुडिक्शन जो है इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। सो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट जो है वो इसको हमेशा प्रेसिडेंट ही करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे विजिलेंस कमिश्नर है वो नए कौन बने हैं। नेक्स्ट है रामसर साइट्स। देखो ये अभी रिसेंटली इंडिया में रामसर साइट जो है पहले 49 से 54 हुई, अब 54 से 64 हो गई हैं। तो टोटल इंडिया में 64 रामसर साइट्स हो गई हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई थी। देखो रामसर जो है इट इज़ ए सिटी इन ईरान नियर द कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी के पास आपको एक सिटी मिलेगी रामसर, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन में ये हुआ कि दुनिया के जितने भी वेटलैंड्स हैं, अगर आपको वेटलैंड नहीं पता है तो आप अपने घर के आसपास कोई तालाब या लेक उसको देख सकते हैं, वो एक वेटलैंड है, उसके आसपास में कोई वेजिटेशन है, उसमें एक हैबिटेट है, उस सबको बचाना है। तो जो भी रामसर, आप सपोज करो कि कोई लेक आपने आपके घर के आसपास है बट वो रामसर के अंडर नहीं आती, तो उसको रामसर साइट नहीं बोलेंगे बल्कि वो वेटलैंड है। सो जो भी रामसर के अंडर आती हैं उनको रामसर साइट्स बोलते हैं। तो इंडिया की जो पहली रामसर साइट थी वो थी चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है इंडिया 1982-83 में इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया था, और उनकी पहली जो इंडिया की जो थी रामसर साइट वो चिलिका लेक थी। अगर इंडिया की सबसे बड़ी आप रामसर साइट देखोगे तो वो सुंदरबन है। सुंदरबन इंडिया की लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इंडिया की रामसर साइट। और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है आपकी रेणुका लेक हिमाचल में। हिमाचल में जो रेणुका लेक है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो कि लेटेस्ट डाटा है, बट अभी क्या पता ये जो नई आई है इनमें से कोई स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट ना हो, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ अभी है। सो 10 न्यू साइट्स जो हम ऐड किए हैं, जिसमें से 6 तमिलनाडु की हैं, एक गोवा की, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। तो मतलब तमिलनाडु में 6 हैं, बाकी ये चारों में एक एक करके है, ठीक है। सो रामसर जो के अंदर जो साइट्स हैं वो आपकी यहाँ पे मैंने आपको दी हुई हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये साइट्स आप देख सकते हो, कुंथनकुल्लम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सतकोशिया जॉर्ज उड़ीसा, नंद लेक गोवा। इन लेक आपने ध्यान में रखनी है, पेपर में आ सकता है आपको। नंद लेक गोवा, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर, ये एशिया का सबसे बड़ा मेरीन बायोस्फीयर तमिलनाडु, रंगनीथुतु BS कर्नाटका, वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेल्लोद बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सिरपुर वेटलैंड, विधंथल बर्ड सेंचुरी एंड योर उद्दमर्थनमपुरम बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना। तो ये आपकी जो 10 जो आपकी रामसर साइट्स है इनको आपने ध्यान में रखना है। पेपर में आपको डायरेक्टली पूछा गया, पिछले CDS में भी पूछा गया था, उससे पहले भी जो भी न्यू रामसर साइट्स हैं उनके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक एक प्राइवेट बैंक है। सो अभी रिसेंटली जो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है
उन्होंने एक पेमेंट मेथड जो है उसको चेंज किया है। तो अभी फेडरल बैंक जो है वो केरला बेस्ड फर्स्ट बैंक है जिसने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म जो है टिन 2.0 प्लेटफॉर्म जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, ये 1 जुलाई से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये पहला बैंक बना है जिसने पेमेंट गेटवे और न्यू टैक्स को अपनाया है, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। ठीक है, सो इसमें आप क्या है, जो पैसे हैं वो किसी भी मोड के थ्रू, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, निफ्टी, आरटीजीएस, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, किसी के थ्रू भी आप टैक्स की जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। सो इट इज़ ए इनिशिएटिव, TIN इज इनिशिएटिव ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया to modernize the current system to collect the process and monitor and take account of the direct taxes through the information technology. So फेडरल बैंक का आपने ध्यान रखना, कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है तो उसके ऊपर सबसे पहले मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए, ओके ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। सो अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि लंगत सिंह कॉलेज, कॉमनली नोन एज LS कॉलेज, मुजफ्फरपुर बिहार में जो है, उसको यूनेस्को लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडेंजर हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड में जगह मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो कॉलरदर्शी जो है इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि टू कंजर्व द एस्ट्रो लैब as a specimen of the glorious past of the state, also to preserve the promote its heritage structure. So UNESCO team member informed him that the astronomical observatory जो मुजफ्फरनगर now in the UNESCO list, so it is uploaded on the UNESCO site, so it will be preserved by the UNESCO also and the government of India also. मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी रिसेंटली अमेरिका जो है वो इंडिया में एक्सरसाइज कर रहा है, नियर बाय चाइना बॉर्डर कर रहा है। तो ओली जो उत्तराखंड में एक जगह है वहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी के बीच में युद्ध अभ्यास, ये ध्यान में रखना है। मिलिट्री एक्सरसाइज, 3 मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं। तो US के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। ये आप पेपर के लिए तो पक्का, ये जो FCAT का पेपर आ रहा है ना अभी, इसके लिए तो आप ध्यान में रखो, CDS का पेपर आ रहा है, इन दोनों में ऐसी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। और पहली जो इससे पहले हुई थी वो 2021 में अलास्का में हुई थी। ओके, जस्टिस UU ललित ये हमारे नए CJI बनेंगे अभी नेक्स्ट। ये अभी जो हमारे NV रमन्ना जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया है यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को। सो CJI जो हैं वो 65 ईयर्स तक रखते हैं और इनकी जो प्रेसिडेंट जो है वो इनको निकालता है और प्रेसिडेंट ही इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 124 के अंडर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। वो तो आप डिटेल में हम जब पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसा होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, निकाला कैसे जाता है, वो अलग है। यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि जो उदय उमेश ललित जी हैं, ये जस्टिस उदय उमेश ललित, ये अब नए नेक्स्ट हमारे क्या होंगे, CJI होंगे। इंडियन लॉ एंड NTC MOU ऑन प्रोजेक्ट चीता। सो अभी रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू रिलोकेट चीतास। देखो इंडिया में जो चीतास है ना, ये 1952 में इंस्टिट्यूट हो गए थे। ठीक है, 1952 में एक्सटिंक्ट जब हो गए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि हम चीतास को रिलोकेट करेंगे इंडिया में, क्योंकि एक तरीके से हमारे हैबिटेट को ठीक बनाने के लिए इन हर जानवर का होना ज़रूरी है। इंडिया ने पहले सोचा कि हम ईरान से मंगवाएंगे, पहले ईरान से मंगवाने की सोची, बट इंडिया के जब प्लान तब चेंज हुए जब ईरान के साथ हमारी ज़्यादा रिलेशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा ठीक नहीं रहे। तो इंडिया ने अब जो डिमांड है और ये किया है 50 अफ्रीकन चीता की कहाँ से मंगाए जाएंगे, नमीबिया से मंगाए जाएंगे नेक्स्ट 5 सालों में, और 10-12 चीता जो है वो रिलोकेट किए जाएंगे सबसे पहले। अभी जैसे मतलब फाइनल हो चुका है कि इसको रिलोकेट करेंगे, दैट इज़ कूनो पलपुर नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क का आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे लोकेट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में बनेगा कि चीता जो है वो लोकेट कहाँ किए जा रहे हैं, किस नेशनल पार्क में इसको लोकेट किया जा रहा है और कहाँ से मंगाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नमीबिया और साउथ अफ्रीका भी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, सो अभी के लिए आप नमीबिया को ध्यान में रखिए। साउथ कोरिया फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च टू द मून। तो अब साउथ कोरिया भी एक तरीके से इस लाइन में लग गया है कि स्पेस में पहुंचना चाहता है ना। तो उसका मेडन मेयर स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून की तरफ जा रहा है और अदर कंट्रीज़ को ज्वाइन करना चाह रहा है। तो नॉर्थ कोरियन का लूनर ऑर्बिटर जो है वो देखना चाहता है फ्यूचर लैंडिंग स्पॉट्स को, और इट वाज लॉन्च्ड ऑन SpaceX Falcon 9 जो कि दुनिया का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है जो कि SpaceX का, and it will arrive on December 2022. So if this mission is successful, it will join the spacecraft of India, US, जो इनका स्पेसक्राफ्ट अभी ऑर्बिट में है, और चाइना का रोवर जो है वो वहीं पे है। सो इंडिया, रशिया, चाइना और जापान का भी 2022 इंडिया का चंद्रयान 3 भी अभी है। सो जापान का भी है, रशिया का भी है, और नासा का 2024 में, मतलब 2022 में कह रहे हैं बट 24 में इन्होंने कहा है, आर्टेमिस प्रोग्राम जो है ये भी नासा का मून मिशन है। सो ये जो कोरियन मून मिशन है इसका नाम क्या है, दुनूरी।
नेक्स्ट है आज़ादी सैटेलाइट। सो ये अभी रिसेंटली हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक स्मॉल रॉकेट, इंडिया का इसको बोला जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 3 स्टेज रॉकेट है, ठीक है। लोअर हमारी 500 केजी से अगर नीचे की कोई मतलब आप बोल सकते हो सैटेलाइट है या कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जैसी भी सैटेलाइट है, उसको कैरी करके ये ऊपर तक लेके जा सकता है। इसको अभी एक और ये काम होगा कि ये एक तरीके 7 अगस्त को संडे को ये लॉन्च हुआ होगा, और वहाँ पे स्पेस में ट्राई कलर को क्या करेंगे, लहराया जाएगा बाय दिस सैटेलाइट। सो स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके। वाटर शॉर्टेज इन नीदरलैंड। सो देखो नीदरलैंड जो है वहाँ पे एक तरीके से सबसे मतलब भी पानी जो है वो अभी तक का सबसे कम हुआ है। वहाँ पे रिवर राइन जो है वहाँ से गुजरती है, बट उसमें 50% से भी कम पानी रह गया। तो नीदरलैंड जो है वो एक्चुअल में वेट एंड अनप्रडिक्टेबल वेदर के लिए जाना जाता है। वेट मतलब वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, बट अनप्रडिक्टेबल वेदर भी होता है। तो इस बार जो मोस्टली उनका 2022 है वो ड्राई निकला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की जो है वो कमी हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा कि यूके में जो हीट वेव जो है यूके में आई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक लाइट्स भी पिघल गई थी, वहाँ पे सड़कें पिघल गई थी, लोगों को बहुत हीट स्ट्रोक पड़े थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी। ये सब क्लाइमेट चेंज की निशानी। तभी मैंने आपको बोला था इन्वायरमेंट को बचाइए आप। इन्वायरमेंट, हम किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं, यहाँ से भागकर हम किसी और प्लेनेट में जाएँ तो वहाँ भी गंदा कर देंगे, तो कितने प्लेनेट हम चेंज करेंगे। तो जिस प्लेनेट में हम उसी को सुधार लेते हैं, तो उसी को एक जीने लायक बना लेते हैं, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, हमें आने वाली पीढ़ी भी इसमें सुखी रहेगी। वरना अदरवाइज़ तो हम हर प्लेनेट को गंदा करते जाएंगे और चलते जाएंगे। ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो भी मैं आपको करंट अफेयर बताता हूँ आपको इनको अच्छे से करना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप इसको अगर थ्योरेटिकल भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। हमारे ना टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, ओनली सक्सेस एकेडमी से ये चैनल्स आप इनको फॉलो कीजिए, आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको जल्दी पाने के लिए। ठीक है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।